तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, वांगलिंग फिलहाल गुफा में आ चुका था। अब आगे, अब इस गुफा में 9 रूम थे और इसकी नज़र जो थी सबसे बड़े वाले कमरे पे पड़ती है, क्योंकि वांगलिंग ने जब वो गॉड स्लेइंग कैरियोट यानी कि जो पीस ऑफ मेटल उस स्केलेटन से हासिल किया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो केव है उसमें 10 रूम है। तो अभी तक इसे 9 रूम दिखे थे और उस 10वें रूम में ही कुछ सीक्रेट था इससे रिलेटेड। वांगलिंग देखता है पर इसे 10वां रूम कहीं दिखाई नहीं देता है। अब ये फिलहाल उस मेटल को बाहर निकालता है। जैसे मेटल निकलता है, इसमें से एक लाइट निकलती है। ये गर्म होना शुरू हो जाता है। वांग लिंग इस मेटल को हवा में ही छोड़ देता है। धीरे धीरे ये मेटल एकदम धुएं के जैसा हो जाता है और धुएं के बीच में एक इंसान दिखाई देता है। अब ये बंदा जो प्रकट होता है, ये एक हैंड सील बनाता है और पूरे गुफा को कवर कर लेता है। और यहाँ पर जो दीवार थी, उसमें से एक दीवार में एक पर्पल डोर अपने आप खुलता है और फाइनली ये बंदा भी गायब हो जाता है। यानी ये था आखिरी कमरा जो कि वांगलिंग ढूंढ नहीं सकता था या कोई भी नहीं ढूंढ सकता था। और वो जाते जाते कुछ हैंड सील्स दिखाए थे। वांगलिंग उसी टेक्निक को फिर से यूज़ करता है और डोर फिलहाल अब खुल जाता है। अब यहाँ पर वांगलिंग को कुछ बीस्ट स्किन दिखते हैं और यहाँ पर टोटल 3 बीस्ट थे जो कि वांगलिंग की तरफ दहाड़ मारते हैं। पहला जो बीस्ट था, इसका जो सर था वो त्रिभुजाकार था और बॉडी बैल के समान थी। तीनों बीस्ट सेम ही थे, बस बीच वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। ये वांगलिंग पर अटैक करना चाहते थे पर चेन से बंधे हुए थे, तो ज़्यादा आगे जा नहीं सकते थे, नहीं तो इन्हें पेन होता है। वांगलिंग को पता था इन्हें कंट्रोल कैसा करना है, क्योंकि उस पीस ऑफ मेटल में ये वाला भी इंफॉर्मेशन था। वांगलिंग अब यहाँ पर टेक्निक्स परफॉर्म करता है और ये लोग ब्लैक रिंग्स में बदल जाते हैं। तो बेसिकली कैरियट मतलब रथ होता है, तो ये बीच शायद उनसे बधे हुए थे, तो वांगलिंग इस पे बैठ के मे भी ट्रैवल कर सकता है। फिलहाल ये टेक्निक से इसे काफ़ी छोटा कर लेता है, यानी हाथ के बराबर। और अगर किसी को पता चले कि एक सोल फॉर्मेशन के बंदे के पास ये गॉड स्लेइंग रथ है, तो लोग भी हैरान हो, क्योंकि मिनिमम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे को मिले तो ही शायद वो कंट्रोल कर पाए। तो वांगलिंग क्या करता है कि पहले वाले बीस्ट को सील कर देता है, दूसरे वाले को भी सील कर देता है। अब सबसे छोटा वाला बचता है और वांगलिंग सोच रहा था अगर इसे कंट्रोल कर लूँ तो काम आएगा ये, क्योंकि उन बड़ों वालों को तो अभी ये कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो इसे भी फिलहाल ये रख लेता है, क्योंकि ये अभी फाइट नहीं करना चाहता था। इसे पता भी नहीं था ये जीतेगा भी क्या। मतलब अगर आपको बीस्ट को कंट्रोल करना है तो पहले उसे हराना पड़ता है। और सबसे खास बात ये थी कि इन कैरियट को एक्टिवेट करने के लिए कोई स्पिरिचुअल स्टोन नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर बीस्ट का सोल है, तो वो अपने आप ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, शायद उन्हें सेलेस्टियल जेड लगेगा, यानी ऑरा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के बारे में इसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। और इसे समझ में आता है वो जो भी एंसेस्टर थे वो पूरी चीज़ें नहीं लिख पाए, क्योंकि मारे गए थे। मेन मेन चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिख दिया था। अब इसे वो जो बंदा था चीहू, उसकी जो इनविटेशन थी उसके बारे में ये सोचता है। अब इधर काफ़ी दूर में, लगभग 10,000 किलोमीटर दूरी पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक मिडिल एज मैन था। ये वाइन जैसा कुछ पी रहा था और साथ में किसी को याद करता है कि टिंगेर, चिंता मत करो, मैं सेलेस्टियल जेड ढूंढ के लाऊंगा ताकि तुम्हारी जो बॉडी है 1000 साल दूर तक उसे कुछ ना हो। ये बंदा भी सुजाकू प्लेनेट का था और ये फिलहाल जहाँ पे खड़ा था टिंगेर को फिर से याद करता है। शायद ये इसकी लवर होगी कि मैं तुमसे यहीं पे मिला था। और फिलहाल ये बंदा यहाँ से गायब हो जाता है और एक गुफा के पास पहुँचता है और इस गुफा में ये प्रवेश करता है। गुफा के 3 लेयर्स थे और अंदर जा करके ये एक फर्नीचर पे बैठता है और उस वोमेन को बाहर निकालता है जो कि बेजान थी और कहता है टिंगेर, हम यहीं पे मिले थे। ये वुमेन दिखने में काफ़ी सुंदर थी, मानो फेरी के समान हो, मानो इस जगह पर इस लड़की का ही अधिकार रहा हो। और यह बंदा बोलता है, यहीं पे मैं तुमसे मिला था और मैं तुम्हें देखते ही अपना वाइफ मान लिया था। क्या तुम्हें ये नाम पसंद है? टिंगेर, ये नाम इसने दिया था। और इस दौरान ये इस वुमेन के फोरहेड पर किस करता है और ये बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने सेक्ट हेड की पोजीशन छोड़ दी, मैंने मेरे टीचर को बिट्रे किया, पर मुझे अफसोस नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ। और इस दौरान इस वुमेन को लेकर ये ऊपर की तरफ जाता है और इसका मेकअप करता है और साथ में कहता है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या तुम खुश नहीं हो? अब इसे लगता है कि इसकी आवाज़ तेज हो गई, तो ये फिर से माफ़ी मांगता है और इस वुमेन को गले लगाता है और फिर कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं ले सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे मार दूंगा। और ये फिर बोलता है कि ये टावर तो कोलैप्स करके होता, लेकिन ये तुम्हारा घर है, तो मैंने अभी तक इसे बचा के रखा है। और ये फिर से वही बकवास है कि मैं जब पहली बार यहाँ आया था तो तुम इसी बेड पे ऐसा लेटी हुई थी। मैं भी स्पिरिचुअल एनर्जी की तलाश में आया था, पर मुझे तुम मिल गई और मैंने जब तुम्हें देखा तो मान लिया दिल से कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम परफेक्ट हो, तुम मेरी हो। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है और ये फिलहाल चीहू से मिलने जा रहा था और वांगलिंग यही सोच रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स भी मिल जाएंगे, तो ये उन्हें लेकर के लीमुआन के पास जाएगा।
वो कुछ पिल्स बना सकती है और इससे उसका भी कल्टीवेशन बढ़ सकता है। अब इधर यहाँ पर चीहू को दिखाया जाता है और इसके सामने एक ट्रांसफर एरे था। 7 दिनों से यहाँ पर ये वेट कर रहा था और कुछ लोग इसे परेशान करने भी आए थे और सबको इसने मार दिया था। 2 लोगों का ये वेट कर रहा था। तो पहला बंदा इसने जो इनवाइट किया था वो तो हमें नहीं पता, पर दूसरे बंदे का नाम शेंग न्यू था, जो कि अपना वांगलिंग है। समय बीतता है और फाइनली चीहू के आसपास कुछ लाइट्स चमकती है और यहाँ से पहले एक वुमेन बाहर आती जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर थी, और ये कोई और नहीं रेड बटरफ्लाई है। और आते ही एकदम कोल्डली कहती है कि अगर चीहू तुमने गलत दिखाया होगा कुछ, कि जो तुमने हमें बताया था वो सही नहीं होगा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चीहू स्माइल करता है कि रेड बटरफ्लाई रिलैक्स करो, ये जो मैंने तुम्हें चीज़ें दिखाई थी वो हमारे जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर जीजू ने बनाया था, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे। अब ये सुन करके रेड बटरफ्लाई भी रिलैक्स करती, क्योंकि जीजू एक पावरफुल इंसान है। और ये लड़की कहती है कि मुझे बस वो सेलेस्टियल जेड कॉफिन चाहिए। चीहू को भी ये चीज़ चाहिए थी, पर इसका मेन ध्यान तीनों सेलेस्टियल स्वॉर्ड में था। पर लेकिन शेंगनियू को क्या मिलेगा, ये चीज़ ये सोचता है। अब चीहू बोलता है कि रेड बटरफ्लाई हमारे साथ एक और बंदा है, तो हमें उसका भी वेट करना पड़ेगा चीज़ों को डिसाइड करने से पहले। अब रेड बटरफ्लाई भी कहती है कि कौन है वो। अब चीहू बताता है कि हमारे जैसा ही वो भी प्लेनेट सुजाकू का ही है। और तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन चमकता है और वांगलिंग बाहर आता है। और रेड बटरफ्लाई जैसे ही देखती है ये बोलती ये, और तुरंत ही वांगलिंग पर अटैक करने लगती। वांगलिंग जैसे ही बाहर आता है ये कौरा फील करता है और तुरंत ही अपने टोड के थ्रू इस अटैक पर एक काउंटर मार देता है और साथ में रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को भी एक्टिवेट कर देता है। इस दौरान रेड बटरफ्लाई एक आइस स्कल्पचर यूज करती है, पर इसका ऑरा अलग था। ऊपर से वाइट, नीचे से ब्लू, और जैसे वो ब्लू पार्ट अपने मेंढक भाई को टच करता है मानो वो फ्रीज होने लगता है। और वांगलिंग जो रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग यूज कर रहा था जिसमें से ड्रैगन्स निकल रहे थे, वो भी फ्रीज होने लगते हैं। और ये फिलहाल जो रेड बटरफ्लाई थी एक ही अटैक में वांगलिंग को मारना चाहती थी। अब वांगलिंग को भी आता है गुस्सा, ये तुरंत ही थर्ड आई को एक्टिवेट करता है और एक के बाद एक इसके वांडरिंग सोल्स बाहर निकलते हैं। और मानो वांगलिंग इस समय डेमन गॉड के जैसा हो, और ये बोलता है डिवोर। अब ये जो ब्लू लाइट था उस पर, उसका मतलब वांडरिंग सोल्स पे कोई असर पड़ता नहीं है, कोई मंत्र उन पे काम करता नहीं है। अब चीहू बीच में बोलता है अरे रुको। रेड बटरफ्लाई भी पीछे हटती है, पर वांगलिंग के ये जो वांडरिंग सोल्स थे इसका पीछा करते हैं। और वांगलिंग साथ में रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग के थ्रू ड्रैगन्स और बनाता है। रेड बटरफ्लाई को पीछे और हटना पड़ता है और ये फिर से एक बर्फ का पुतला यूज करती है। और ये बर्फ का पुतला तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है, एक ब्लू लाइट निकलती है और बहुत सारे वांडरिंग सोल्स यहाँ पे मरने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वो जो वांगलिंग ने एक लांस बनाया था रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग के थ्रू, ड्रैगन के थ्रू, वो काफ़ी तेजी से आगे जा रहे थे। और साथ में वांगलिंग भी आगे बढ़ता है और फिर वही डायलॉग मारता है कि रेड बटरफ्लाई तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो कोई नहीं है, तुम सही लड़की नहीं हो, और तुमने बस अपनी एक इच्छा के लिए पूरे 4 सेक्ट अलायंस को मार दिया। तुम हार्टलेस हो, और तुम साथ में मुझे भी मारना चाहती थी बिना किसी रीज़न के। और वांगलिंग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस गैस भी फैलाने लगता है। साथ में तुम्हारे टीचर अलाइव हैं, लेकिन तुमने सुजाकू को खुद को बेच दिया। मतलब अब ये लड़की सुजाकू की तरफ से, जो सुजाकू अलायंस है, वहाँ से फाइट करती है। वांगलिंग का अटैक, यानी ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का लांस बनाया था इसने, बहुत पावरफुल था। नीचे की जमीन भी कोलैप्स करने लगती है और वांगलिंग कहता भी है कि तुम अनफिलहाल हो, तुम्हारे अंदर जस्टिस नहीं है, तुम विश्वास के लायक नहीं हो। किस प्रकार का डाउ तुम कल्टीवेट कर रही हो, तुम्हारा दिल भी स्टेबल नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन इतना जल्दी राइज कैसे किया। और ये सब सुन करके चीहू भी पीछे हट जाता है, काफ़ी शॉक्ड था। इससे भी नहीं लगा था कि शेंग नियू इतना पावरफुल होगा, क्योंकि चीहू इस बात पर हैरान था कि ये बंदा और इसके मैजिकल ट्रेजर जो थे, यानी अपने वांगलिंग के, ये एक साथ बढ़ रहे थे मानो एक अलग लेवल का कनेक्शन हो। और ये सब समझ में आता है कि भाई ये बंदा, ये सेंग फैमिली का जीनियस होगा। मैं इसे तभी काउंटर कर पाता अगर मैं अपना पूरा ट्रेजर यूज करता। और इसे ये भी समझ में आता है कि रेड बटरफ्लाई के डाउ हार्ट को यह डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और बात ऐसी थी कि रेड बटरफ्लाई 100 साल के आसपास की थी, वांगलिंग अपना 400 साल से ऊपर था। तो विल पावर ऑब्वियसली वांगलिंग का ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। अब इधर रेड बटरफ्लाई को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन ये पीछे हटते रहती है और वांगलिंग आगे बढ़ते रहता है। रेड बटरफ्लाई के अंदर एक किलिंग इंटेंट आ चुका था, क्योंकि ये जीनियस थी। और पहली बार इसके साथ ऐसा हो रहा था कि ये बर्फ का पुतला यूज करे और सोल फॉर्मेशन का बंदा, वो भी इनिशियल फेज, उसको काउंटर कर दे। इवन लेट फेज का बंदा भी उसे काउंटर ना कर पाए। और वांगलिंग वो जो लांस यूज कर रहा था उसमें हल्का सा डिवाइन रेट्रीब्यूशन भी इसने मिक्स किया था। रेड बटरफ्लाई अपने ब्लड को यूज करती है और एक रेड लाइट यहाँ पर चमकता है जो कि बर्फ के पुतले में जाता है। और यहाँ पर एक गुलाब का फूल
वांगलिंग के उस लांस से जाके टकराता है। वांगलिंग का लांस अब कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग बेरंत यार ये पावरफुल मूव भी इस वुमेन को नहीं मार पाया। सोल फॉर्मेशन लेट फेस के बंदे सच में पावरफुल होते हैं, ऐसा ये सोचता है और ये थोड़ा पीछे हटता है। रेड बटरफ्लाई गुस्से में कहती है, तुम पहले बंदे हो जिसने मुझे इतना फोर्स किया है, अब तुम शांति से मर सकते हो। और वो जो गुलाब का फूल था उसमें से एक पंखुड़ी ये तोड़ती है। इधर चीहू चिल्लाता है कि रुक जाओ, तुम दोनों रुक जाओ। वांगलिंग इस दौरान कहता है कि देखो भाई चीहू, मैं पहला नहीं था जिसने स्टार्ट किया है, इस लड़की ने किया है। इधर रेड बटरफ्लाई चीहू से कहती है कि तुम बीच में मत आओ। पर चीहू को भी गुस्सा आता है कि अगर मैं इन्वॉल्व हूं तो क्या। रेड बटरफ्लाई वो एक पंखुड़ी वांगलिंग की तरफ फेंक देती है। वांगलिंग इसे देखता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस निकालता है और साथ में बोलता है डिवाइन रिट्रीब्यूशन। और सब ये भी डरता है कहीं ये लोग जिस फ्रैगमेंट में खड़े हैं, जिस हिस्से में, शायद वो भी अब कोलैप्स करने वाला है। और वांगलिंग के जो रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग थे वो ऊपर में ब्लैक फॉग बना लेते हैं, धुआं जैसा, 10 किलोमीटर के रेंज में। अब आसमान में बिजली कड़कने लगती है और वांगलिंग अपने इस रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को भी पूरा करना चाहता था। बटरफ्लाई भी इस दौरान आसमान में एक काले से ऑब्जेक्ट को देखती है और इसे समझ में आता है कि ये बहुत पावरफुल है। ऐसा इसने कभी फील नहीं किया। इसे समझ में आता है कि अगर ये बंदा इस रेस्ट्रिक्शन को लगा दिया तो तबाही ही तबाही है। और चीहू कहता है यार ये शेंग नहीं, इसने अभी तक अपना फुल पावर यूज नहीं किया था। लगता है वो जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है वो लाइफ सेविंग ट्रेजर है। अब चीहू चिल्लाता है यार तुम दोनों मेरे गेस्ट हो, अगर ऐसे फाइट करते रहोगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा और मैं ये मैटर को जीजू को भी रिपोर्ट करूंगा। रेड बटरफ्लाई भी सोचती है कि शेंगन्यू के टेक्निक्स सिंपल नहीं है और फाइनली ये मान जाती है कि ठीक है चीहू, तुम्हारे लिए मैं आज इस बंदे को नहीं मारती हूँ, लेकिन वो कॉफिन मुझे चाहिए। अब ये सुन के वांगलिंग हंसने लगता है और कहता है रेड बटरफ्लाई तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। मुझे बस इस टेक्निक को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और ये पूरा फ्रैगमेंट कोलैप्स कर जाएगा। रेड बटरफ्लाई का चेहरा अगली हो जाता है। अब इधर चीहू कहता है कि हम तीनों जो भी मिलेगा उसे बराबर बराबर बांटेंगे। और वांगलिंग भी स्माइल करके कहता है ठीक है चीहू, फिर मैं ये तुम्हारे पे छोड़ता हूँ। और वांगलिंग तो डिसाइड कर चुका था इस वुमेन को ये तभी मारेगा जब ये सुजाकू प्लेनेट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वांगलिंग के लिए भी खतरा था, क्योंकि वो जब डिवाइन रिट्रीब्यूशन होगा फ्रैगमेंट कोलैप्स कर जाएगा और वांगलिंग का बचना भी लगभग असंभव के जैसा था। अब रेड बटरफ्लाई अपने ट्रेजर को वापस रख लेती है और वांगलिंग भी। रेड बटरफ्लाई इस दौरान गुस्से में कहती है ये सैंग नहीं हूँ, सुजाकू प्लेनेट लौटने के बाद क्या तुम मुझसे बैटल करना चाहोगे। वांगलिंग हंसता है कभी भी। इधर वांगलिंग थंडर टोड को तो रख लेता है पर वो इंजर्ड हो गया था इसलिए इसे और गुस्सा आ रहा था। और चीहू को पता होता कि इनके पुराने किस्से हैं, मतलब ये पहले मिल चुके हैं यहाँ पर, तो ये इन दोनों को साथ में बुलाता भी नहीं। पर इसे इतना समझ में आ चुका था कि शेंग नियो जो कि सोल फॉर्मेशन के अर्ली फेज में है, लेट फेज को भी संभाल सकता है। इधर वांगलिंग आगे तो बढ़ रहा था पर सोचता है कि इस लड़के का माइंड अभी भी अनस्टेबल है, साथ में हार्ट भी। और इस लड़की का जो डोमेन है रूथलेस डोमेन वो लगभग कंप्लीट है, वहीं इसका अभी इनिशियल फेज में है टाइम डोमेन या लाइफ और डेथ डोमेन जो भी बोलो। और वांगलिंग ये सोच रहा था कि अगर ये सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में पहुंच जाए तो आराम से इस लड़की को हरा सकता है बिना डिवाइन रिट्रीब्यूशन के। और वांगलिंग को इतना समझ में आता है कि डाउ हार्ट के डिपार्टमेंट में यानी कि दिल कितना स्ट्रांग है, वांगलिंग इससे ऊपर है। अब ये लोग ट्रैवल करते हैं और चियो सबसे आगे था। सामने में इनके एक बड़ा सा माउंटेन दिखता है और इस दौरान वांगलिंग पूछता भी है कि ब्रदर चियो, इस लोकेशन को कोई और कैसे फाउंड नहीं कर पाया, कृपया बताओगे। चीहू स्माइल करता है। चीहू बताता है कि इसका रीज़न ये है कि इसे ऐसे ढूंढा नहीं जा सकता। बताता है ये सीधा कि ये जो हिस्सा है ये कई फ्रैगमेंट्स के एकदम ओवरलैप से बना है, यानी एक के ऊपर एक बनने से। मतलब ये जो फ्रैगमेंट था ये नीचे में था, आप ऊपर में रहोगे, कोई नीचे की तरफ जाता भी नहीं है। अब रेड बटरफ्लाई पूछती है फिर लॉर्ड जूजी को यानी जीजू को ये मिला कैसे। अब चीहू कहता है ये फैमिली सीक्रेट है, ये नहीं बता सकता मैं तुम्हें। अब ये तीनों इस माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं और यहाँ से ये एक फॉर्मेशन यूज़ करने वाले थे तो उस जगह पे बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले लैंड ऑफ कोल्ड आता है तो चीहू कहता है कि रेड बटरफ्लाई यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दूसरा लेयर आएगा जो कि वॉइड होगा। मेरे पास एक स्टार कंपास है तो हम उसे पार कर सकते हैं। और ब्रदर शेंग के पास सोल लाइक थिंग्स हैं तो आप भी वहाँ पे काम होगे। वांगलिंग को भी समझ में आता है कि चियो ने इसे क्यों इनवाइट किया है, क्योंकि इसके पास वॉन्डरिंग सोल्स हैं। समय बीतता है और 3 लाख किलोमीटर ये ट्रैवल कर चुके थे और ये एक वॉइड यानी कि ऐसा जगह जो एकदम खाली जैसा होता है वहाँ पे थे। और यहाँ पर इन्हें आइस पिलर्स भी दिखा देख सकते थे ये। रेड बटरफ्लाई अब आगे जाती है और 100 फीट की दूरी पर जो एक बर्फ का पिलर था वहाँ पे खड़ी हो जाती है और वांगलिंग और चीहू भी इसे फॉलो करते हैं और यहाँ पर ये कोल्ड एनर्जी को फील कर सकते थे। और चीहू स्माइल करके कहता है कि रेड बटरफ्लाई यहाँ पे तुम्हारी टेक्निक लगेंगी तो होल्ड बैक मत करना। रेड बटरफ्लाई इस दौरान चीहू की तरफ जाती है और वांगलिंग की तरफ एक अलग ही वियर्ड स्माइल देती है
अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ठंडी उतनी बढ़ते जाती है और हवा इतनी खतरनाक थी कि मानो हड्डियों को भी भेद दे। अब इनके जाने के बाद यहाँ पर एक मिडिल एज मैन भी प्रकट होता है जहाँ पे अर्थ और ग्लेशियर मीट करते थे यानी बर्फ। और ये वाइन पी रहा था, ये कोई और नहीं, वही मिडिल एज मैन था जो कि एक वुमेन को लेकर जो कि मरी हुई थी उसे टिंगेर बुलाता था। और ये फिर से कहता है कि जब उसे सेलेस्टियल जेड मिल जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे तो वो तीनों भी सुजाकू के हैं, लेकिन अगर उन्होंने फाइट किया सेलेस्टियल जेड के लिए तो मैं उनको भी मार दूंगा। 3 दिन तक ये लोग उड़ते रहते हैं और वांगलिंग आगे में एक ब्लू मिस्ट देखता है जो कि मानो हेवेंस और अर्थ को भी डिवोर कर रहा हो। डिवोर मतलब पचा रहा हो ऐसा समझो। और वो जो वॉल के समान था और इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। और चीहू बताता है कि उसमें काफ़ी कोल्ड एनर्जी है। तो रेड बटरफ्लाई हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं फिलहाल। अब रेड बटरफ्लाई एक बर्फ़ का पुतला निकालती है और इसे सामने वाले ग्लेशियर की तरफ बढ़ा देती है। और तुरंत ही वो जो बर्फ़ का पुतला था उस वॉल को काट देता है यानी ग्लेशियर को। और चीहू इसकी तारीफ करता है। वांगलिंग इस दौरान इस लड़की के पुतले को देख रहा था और ये फील कर सकता था कि उसके अंदर 100 से ज़्यादा नसें थी। इसे समझ में आता है ये जुयू कंट्री का इम्पॉर्टेंट ट्रेजर में से एक होगा। अब ये आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे से वो मिडिल एज मैन भी आ रहा था। समय बीतता है और रेड बटरफ्लाई अब तक 3 बर्फ के पुतले यूज़ करती है। और इस बार जो वो ग्लेशियर आता है उसमें पर्पल मिक्स था। तो रेड बटरफ्लाई को अपना सबसे खतरनाक ट्रेजर में से एक वो रोज़ यूज़ करना पड़ता है। और इस समय अच्छा खासा एनर्जी यूज़ करने के कारण इसका चेहरा पीला पड़ गया था। और ये चौकन्नी थी और वांगलिंग की तरफ देख रही थी कहीं ये मुझ पर अटैक ना कर दे। वांगलिंग भी हैरान था इस लड़की को देख करके कि सच में ये पावरफुल थी। खास करके उस पर्पल मिस्ट को डिसॉल्व करना बहुत बड़ी बात थी। और शायद वांगलिंग इतनी दूर तक आ भी नहीं पाता अगर ये लड़की नहीं होती तो, क्योंकि इस लड़की का कल्टीवेशन ही आइस बेस्ड कल्टीवेशन था। और फाइनली ये लोग बर्फ को लगभग अब पार ही कर चुके थे और रेड बटरफ्लाई कहती थी कि मेरा काम पूरा हुआ। और चीहू हमेशा रेड बटरफ्लाई और वांगलिंग के बीच में रहता था ताकि ये झगड़े ना करे। और ये लड़की भी होशियार थी। वांगलिंग का ये मानना था ये कमज़ोर तो दिख रही थी पर उतनी कमज़ोर हुई नहीं थी। ये देख रही थी कि वांगलिंग अटैक करता है कि नहीं। अब चीहू यहाँ पर एक कंपास निकालता है और ये लोग इस वॉइड में बढ़ने लगते हैं। रेड बटरफ्लाई इस कंपास को पहचान लेती है कि ये तो जायंट डेमन क्लैन का ट्रेजर है, द स्टार कंपास। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को यूज़ करता है पर मानो उसका डिवाइन सेंस उसके अंदर डिवोर सा होने लगता है। तो ये तुरंत ही रुक जाता है। और इसने एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरीज में स्टार कंपास कैसे बनाना है उसके मेथड को भी देखा था। और बहुत सारे मटेरियल्स तो अब मिलने भी मुश्किल थे। और चीहू बताता है कि ये रियल वाला नहीं है, बस ये एक बेसिक कंपास है। और चीहू के कहने पर वांगलिंग ईस्टर्न साइड को कंट्रोल करता है और अपने सोल डेवरिंग टेक्निक से सोल्स को निकालता है ताकि आगे के रास्ते को ये देख सके। यानी सभी अलग अलग डायरेक्शंस पे नज़र बना के रखे थे। और ये बताता है कि अगर ये कंपास टूट गया तो शायद हम तीनों सरवाइव भी ना कर पाए। और ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा ब्रदर शेंग। वांगलिंग भी हमेशा हिलाता है और साथ में अब ये अपने रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को भी यूज़ करता है ताकि अगर इस पर कभी चीहू या रेड बटरफ्लाई यूज़ करें तो ये उनसे बच सके। और चीहू को बुरा भी नहीं लगता है कि ये सही भी है यार। चीहू अब अपने स्टार कॉम्पास को एक्टिवेट कर देता है और तीनों के डिवाइन सेंस इसमें मर्ज हो जाते हैं। और ये तीनों बात भी नहीं कर सकते थे, बस अपने डिवाइन सेंस से बातें कर सकते थे। और साथ में वांगलिंग को अब ये एक स्टार मैप दिखाता है ताकि ये लोग जब इसे याद कर लें यानी वांगलिंग तो अपने वंडरिंग सोल्स को आगे भेज सके कि पहले से पता चल जाएगा कि आगे में कोई दिक्कत है या नहीं। और वांगलिंग को समझ में आता है कि भाई ऐसा कंपास होना चाहिए अगर आपको बड़े बड़े प्लैनेट्स के बीच में ट्रैवल करना है तो। अब स्टार कंपास आगे बढ़ता है और वांगलिंग इसके साथ वॉन्डरिंग सोल्स को छोड़ देता है ताकि ये सेफ रहे और ये लोग आगे इसके थ्रू ट्रैवल करते रहे। और वांगलिंग इस दौरान बताता है कि 10 किलोमीटर की दूरी पर कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पर एक ऑक्टोपस जैसा प्राणी था और वांगलिंग का जो एक वॉन्डरिंग सोल था जैसे उससे टच होता है वो मानो गायब सा हो जाता है। और वांगलिंग साथ में अपने डिवाइन सेंस में एक विजन भी भेजता है, मतलब ये लोग उसे देख भी सकते थे। अब चीहू तुरंत ही डायरेक्शन बदल देता है। पर इस दौरान वो जो ऑक्टोपस था वो अपना एक उनके कई सारे पैर होते हैं ना उससे एक अटैक मारता है तो वांगलिंग को अलग ही पेन फील होता है। इसका ब्लड भी बाहर आने लगता है पर इसे ये कैसे भी कंट्रोल करता है क्योंकि कंपास के थ्रू इन तीनों का डिवाइन सेंस कनेक्टेड था तो तीनों को प्रॉब्लम होती है। और फाइनली चीहू वांगलिंग को थैंक्स भी बोलता है, नहीं तो ये पहले नहीं पता चलता तो कंपास भी जाता और तीनों का बचना भी मुश्किल था। और चीहू इतना ही बताता है रेड बटरफ्लाई के पूछने पे कि वो बीस्ट इतना पावरफुल है कि हम तीनों को मार सकता है। वांगलिंग इस दौरान बताता है कि उस बीस्ट का नाम जू है। चीहू सरप्राइज होता है कि आपको कैसे पता है। वांगलिंग और बताता है कि इस जू को एक डिस्ट्रक्टिव बीस्ट माना जाता है, ये अर्थ को डिवोर करके बनता है और इन एनर्जी को खाता है। और इसे हराने के लिए पहले से ही बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये वांगलिंग को एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरीज में दिख चुका था। और ये और चीज़ें बताता है कि इसके पास 3 ट्रेजर्स होते हैं। पहले तो इसके वो जो पैर वगैरह हैं
उससे हम कुछ बना सकते हैं। दूसरा इसका दिमाग, जो कि इंसान की ज़िंदगी को बढ़ा सकता है। तीसरा इसका कोर, जो कि हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। और च्यू फाइनली कहता है, ब्रदर शेंग, आप सच में काफ़ी ज्ञानी हो। मैं तो इम्प्रेस हो गया। पर रेड बटरफ्लाई कहती, किसको क्या पता है कि ये सही बोल रहा है या गलत। ये सुनकर के वांगलिंग कहता है, मूर्ख। रेड बटरफ्लाई को गुस्सा आता है, पर चीहू फिलहाल इन दोनों को संभालता है। और वांगलिंग कुछ चीज़ें और बताता है कि अगर इसे भूख लगा रहता है तो ये एक रेड ऑरा चारों तरफ फैला देता है। वैसे चीहू को भी डाउट था कि वांगलिंग क्या पता सही बता रहा है या नहीं, पर फिर भी ये सही था। वांगलिंग देखता है इनको और इसे थोड़ा गुस्सा या जो भी आता है, ये कंपास से कूद जाता है और साथ में रेस्ट्रिक्शन फ्लैग से खुद को कवर करता है और नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। चीहू सरप्राइज होता है कि ब्रदर शेंग कहाँ। रेड बटरफ्लाई कहती, अच्छा ही हुआ वो चला गया, वैसे भी उसे कुछ पता था नहीं। ये लोग साउथ की डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। वांगलिंग इनसे कहा था कि भाई नॉर्थ में चल लो, पर ये लोग इसकी बात नहीं मान रहे थे। इसने बोला था भाई वो रेड ऑरा फैलाएगा जिसे हम रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। पर चीहू जब थोड़ा आगे बढ़ता है उसी डायरेक्शन में साउथ में, तो वो सेम ऑरा फील करता है, वही रेड ऑरा जो वांगलिंग ने बोला था। रेड बटरफ्लाई को भी शौक आता है। दोनों का चेहरा भी अगली था और वांगलिंग नॉर्थ की डायरेक्शन में बढ़ गया था, क्योंकि इससे एंशियंट गॉड टूसी की मेमोरीज में वो रेड ऑरा काफी प्रभावी दिखी थी। अब चीहू भी नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ जाता है, पर वो रेड ऑरा अब इनका पीछा कर रही थी। और जैसे वो रेड ऑरा कंपास को टच करते, कंपास उस ऑरा को डिवोर तो कर जाता है, पर पूरा कंपास ही हिल जाता है और चीहू और रेड बटरफ्लाई दोनों हल्का हल्का ब्लड वोमिट करते हैं। अब चीहू चिल्लाता है कि बटरफ्लाई, सामने वाले को संभालो, मैं कंपास को कंट्रोल करता हूँ। और चीहू को बुरा लग रहा था कि काश इसने शेंगन्यू की बात मान ली होती। अब रेड बटरफ्लाई वो रोज को फिर से यूज करती है ताकि इस रेड ऑरा को ये ब्लॉक कर पाए। लेकिन ऑरा इतनी खतरनाक थी कि रेड बटरफ्लाई का रोज भी यहाँ पे काम नहीं आता और ये वोमिट करती है ब्लड। और चीहू फील करता है कि मानो ये रेड कंपास इनका जाने वाला है। दोनों का चेहरा उतर चुका था और जो ऑरा आ रही थी इन्हें डिवोर करना चाहती थी। रेड बटरफ्लाई फिर से रोज को यूज करती है और आगे बढ़ा देती है और फिर से उस रेड ऑरा को काउंटर करने को देखती है। एक्सप्लोजन खतरनाक था। वांगलिंग काफी दूर था, लेकिन इस एक्सप्लोजन को सुन सकता था और इसके चेहरे पर एक स्माइल भी था और ये और तेजी से आगे बढ़ता है। फाइनली ये लोग उस रेड ऑरा को डिसॉल्व कर लेते हैं और इनका कंपास काफी तेजी से नॉर्थ के डायरेक्शन में बढ़ता है। और रेड बटरफ्लाई का ये जो रोज था इसे ये अच्छा खासा इस्तेमाल कर चुकी थी, यानी कम ही पंखुड़ियां बची थी। अब आगे जाने पर इन्हें वांगलिंग मिलता है और चीहू को समझ में आता है कि भाई वांगलिंग की जरूरत रेड बटरफ्लाई से ज्यादा है। अब इनके बराबर पहुंचने के बाद ये वांगलिंग से कहता है कि ब्रदर शेंग, अंदर आके बैठ जाओ। और वांगलिंग भी बैठ जाता है क्योंकि कंपास का स्पीड वैसे भी फास्ट था। और चीहू माफी भी मांगता है कि ब्रदर शेंग, मुझे पता है मैं गलत था। और ये पूछता है क्या वो जो बीस था ऑक्टोपस रेड ऑरा तो यूज कर रहा था, उसके अलावा क्या कर सकता है। रेड बटरफ्लाई तो शांत बैठती है। वांगलिंग बताता है फिलहाल तो कोई इशू नहीं होना चाहिए और फिलहाल हमें मैप को फॉलो करना चाहिए। फिलहाल ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं। अब वांगलिंग लीड कर रहा था और चीहू मैप से गाइड कर रहा था। बीच में भी बहुत सारे बीस्ट मिलते हैं, पर वांगलिंग इन्हें गाइड करते रहता है और इन्हें ट्रैवल करते करते 10 दिन से ज़्यादा बीत चुके थे। और वांगलिंग इस दौरान चीहू से इसके डाउ के बारे में पूछता है। चीहू बताता है कि हमारा जो जायन डेमन क्लैन है, हम सुजाकू प्लेनेट के नहीं हैं, हम 1000-2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। इधर वांगलिंग भी कल्टीवेट करते रहता है और डेवोरिंग सोल्स के थ्रू इधर नज़र भी बनाए रखता है, सॉरी वांडरिंग सोल्स। इधर वांगलिंग वांडरिंग सोल्स के थ्रू कुछ तो एक देखता है चीज़ और ये एकदम दहल सा जाता है। गोल्डन पर्पल स्टोन शायद ये देखता है और इसने टूसी के मेमोरीज में देखा था कि ये चीज़ बहुत सही होता है स्टार कंपास को रिफाइन करने के लिए। और वांगलिंग कहता है कि ब्रदर चीहू, थोड़े समय के लिए वेट करो, मैं आता हूँ, मुझे एक ट्रेजर दिखा है, मैं लेके आ रहा हूँ। और सीधा ये उधर बढ़ जाता है। इधर वांगलिंग को ये भी याद आता है कि जब ये अपने डोमेन को सीखना चाहता था और ऐसा अपने प्लेनेट से बाहर निकला था, तो इसे एक सीनियर भी मिले थे जिन्होंने इसकी जान बचाई थी। उनका नाम था टियान यून जे। और उन्होंने इससे कहा भी था कि जब तुम सुजाकू से बाहर निकलना तो प्लेनेट टियान यून पे आ सकते हो और मेरे डिसाइपल बन सकते हो 100 सालों के लिए। और इसे पता लगा था, मतलब ये फील किया था कि उनका जो पावर लेवल था वो गॉड लेवल के जैसा था। तो इसे स्टार कंपास तो चाहिए ही होगा, तभी तो ये वहाँ पे पहुँच पाएगा। वांगलिंग इस स्टोन को लेता है, अपने बैग में रखता है और वापस आ जाता है। चीहू पूछना चाहता है कि आपको कौन सा मटेरियल मिला, पर वांगलिंग बताता नहीं है। इधर ट्रैवल करते करते 1 महीने और गुजर जाते हैं। इधर कंपास भी समय के साथ डैमेज हो चुका था और अब इसके साथ ये फ्लाई नहीं कर सकते थे, यानी अब तीनों को खुद से उड़ना पड़ेगा। और ये लोग काफ़ी करीब थे और चीहू बताता भी है कि 3 दिन लगेंगे, हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। 3 दिन बीत भी जाते हैं और इनके सामने एक ऐसा लैंड दिखता है। ये था सेलेस्टियल रियल्म फ्रैगमेंट का फर्स्ट लेयर। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।